बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। अपने आज के लेक्चर में हम लोगों ने विटामिन B6 पढ़ना है। आखिरी है विटामिन हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन में से। उसके बाद हमारा विटामिन का जो पोर्शन है सिलेबस में से वो एंड हो जाएगा। उसके साथ साथ हम आज जो है वो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स and why carbohydrate is essential part of our food or a diet। तो विटामिन B6 से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसको पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, विटामिन B6 भी बोलते हैं। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, यानी वाटर सोल्यूबल है तो इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे और इसका जो इजी रिमूवल होगा बॉडी से क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। इसको रैट एंटी डर्माटाइटिस फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल रैट्स थे उसके अंदर इसने जो है वो एंटी डर्माटाइटिस के तौर पे काम किया था। विटामिन B6 जो है उसके अंदर 3 जो है ना वो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, नेम्ड एज द पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल AL एंड पायरिडॉक्सामिन, ठीक है। ये क्यों है ये भी बताती हूँ कि इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे है कि जो अब हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि जो विटामिन B6 है वो किस तरह से बना हुआ है। ये बना हुआ है एक जो है ना वो हमारे पास पायरिडिन रिंग से, ठीक है। ये जो पायरिडिन रिंग है ये हमारे पास एक जो है ना वो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। जो रिंग स्ट्रक्चर है वो तीनों के अंदर सेम है, ठीक है, यानी तीनों के अंदर पायरिडिन रिंग लगी होगी जिसके अंदर ऑल्टरनेटिंग सिंगल डबल बॉन्ड्स होंगे। जो डिफरेंस आ रहा है तीनों के अंदर वो उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ रहा है जिसको हाईलाइट किया गया विद द येलो। अब अगर तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप है तो उसको हम पायरिडॉक्सिन बोलेंगे या पायरिडॉक्सल बोलेंगे, OL बोलेंगे। अगर इसने कंटेन किया हुआ एल्डिहाइड ग्रुप तो उसको हम बोलेंगे पायरिडॉक्सल AL एल्डिहाइड से, ठीक है। और अगर वो अमाइन ग्रुप कंटेनिंग है, NH2 ग्रुप कंटेनिंग है तो फिर इसको हम बोलेंगे पायरिडॉक्सामिन। जो कॉमन स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है पायरिडिन, वो सबके अंदर सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो फंक्शनल ग्रुप है जो कि पोजीशन नंबर 4 के ऊपर लगा हुआ है हर रिंग के अंदर, उसके डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये 3 कंपाउंड्स आ रहे हैं और ऑल दीज 3 आर द विटामिन्स ऑफ द विटामिन B6। अब हम बात करते हैं कि पायरिडॉक्सामिन की फॉर्म में जो है ना वो विटामिन B6 पड़ा हुआ है मोस्टली इन द प्लांट, ठीक है, यानी पायरिडॉक्सामिन मोस्टली प्लांट के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामिन जो है AL और अमाइड फॉर्म वाला जो है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, एनिमल सोर्स के अंदर। इफ़ यू सी कि पायरिडॉक्सामिन जो है हमारे पास प्लांट और एनिमल के अंदर दोनों पड़ा हुआ है, लेकिन एनिमल सोर्स के अंदर अबंडेंस में पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी मोस्ट जो है वो मोस्टली प्लांट के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि एनिमल के अंदर दोनों फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब जो पायरिडॉक्सिन है वो कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामिन, लेकिन ये दोनों पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामिन आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द पायरिडॉक्सिन, यानी ये रिवर्स रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पायरिडॉक्सिन जो होगा वो कन्वर्ट किया जा सकेगा इनटू द पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामिन। अब हम बात करते हैं एक्टिव फॉर्म की, तो जो हमारे पास एक्टिव फॉर्म है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है, ठीक है। जो उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी वो किस पे होगी, पोजीशन नंबर 5 के ऊपर लगे हुए हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। जो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द फॉस्फेट ग्रुप। अब किस तरह से होगा कि ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है कहाँ से रिलीज़ किया गया, ATP की हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा कि हमारे पास ADP बनेगा, ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो यूज़ होगा इन दिस फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। और ये जो है हमारे पास एंजाइम डिपेंडेंट आपका रिएक्शन है जिसमें हमारे पास जिंक जो है वो एज अ कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये बनती है। PLP जो है वो हमने भी कहा कि हमारे पास क्या है, एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 की, तो किस तरह से पायरिडॉक्सल की फॉस्फोराइलेशन होगी।
फॉस्फोराइलेशन लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, या किसी भी टिश्यू के अंदर हो सकती है एटीपी को यूज़ करते हुए, जिंक कोफैक्टर के तौर पे यूज़ करते हुए, और एंजाइम जो होगा वो हमारे पास पायरिडॉक्सिल काइनेज एंजाइम होगा जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। लेकिन ये तो था पायरिडॉक्सिल से इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म बन जाएगी। अब पायरिडॉक्सिन जो है वो पहले उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, फिर वो पायरिडॉक्सिल के अंदर जाएगा और इस तरह से हमें एक्टिव फॉर्म मिल जाएगी। पायरिडॉक्सिन की फॉस्फोराइलेशन होगी एटीपी डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, और वो पायरिडॉक्सिल पी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ देन ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड देन ऑक्सीडाइज्ड बाय द पीएफ डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद है कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अनेबल हैं टू सिंथेसाइज दिस विटामिन। तो फिर ये हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ डाइटरी सोर्स होगा, डाइट के अंदर अवेलेबल जो होगा वो हमारे पास बॉडी को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ डाइटरी सोर्स के अलावा बॉडी इसको खुद नहीं सिंथेसाइज कर सकती, डाइटरी सोर्स के अलावा जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ होगा जीआईटी के अंदर वो इस विटामिन को सिंथेसाइज कर सकेगा। ह्यूमन बींग के अंदर दो सोर्सेज आ गए, एक डाइटरी सोर्स आ गया और एक बैक्टीरियल सोर्स आ गया। अब हाउ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड, ये जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन के बाद इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ब्लड के अंदर, और फिर इस तरह से जो है उसका यूटिलाइजेशन होगी या बॉडी के लिए अवेलेबल होगा। एक्सक्रीट किस फॉर्म में किया जाता है, ये 4-पायरिडॉक्सिक एसिड की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट किया जाएगा। इसके बायोकेमिकल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीएलपी है जो कि को फैक्टर के तौर पे ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 की, ये क्या होता है कि अटैच कर जाता है विद द सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप ऑफ द लाइसिन इन द एंजाइम, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर पड़े हुए जो लाइसिन एंजाइम का सेकेंडरी ग्रुप होगा उसके साथ अटैच कर जाएगा। पीएलपी जो है वो अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। पीएलपी कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से रिएक्शंस को जो है वो करवाता है, वो हमारे पास है ट्रांसअमाइनेशन, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी अमाइनेशन, ट्रांससल्फरेशन एंड कंडेंसेशन रिएक्शंस, ठीक है। ट्रांसअमाइनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप का, ठीक है, या अमाइनो एसिड्स को कीटो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। डी अमाइनेशन अमाइनो ग्रुप को रिलीज करेगा। ट्रांससल्फरेशन सल्फर ग्रुप को जो है वो देगा। कंडेंसेशन रिएक्शंस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ट्रांसअमाइनेशन देखते हैं कि हमारे पास पीएलपी जो है वो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस के अंदर जो है वो काम करता है, यानी ये ट्रांसअमाइनेजेस एंजाइम का को फैक्टर के तौर पे काम करेगा, को एंजाइम के तौर पे काम करेगा, जिसमें उसने कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड्स को इनटू द कीटो एसिड्स। इन एंजाइम्स का क्या काम है, इन्होंने अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना है कीटो एसिड्स के अंदर। पीएलपी को पीएलपी जो है वो क्या करेगा, को फैक्टर के तौर पे काम करेगा ऑफ द ट्रांसअमाइनेज एंजाइम्स। अब ये कीटो एसिड्स जो होंगे वो टीसीए साइकिल में एंटर होंगे और इस तरह से जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे और एनर्जी को जो है वो जनरेट करेंगे। अब ट्रांसअमाइनेशन प्रोसेस के टाइम पे हमारे पास पीएलपी जो है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद अमाइनो एसिड, ठीक है, और ये क्या करता है कि ये एक स्किफ बेस के तौर पे काम करता है। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, मतलब ये कि इसने क्या करना है कि ये जो विटामिन B6 है इसने अमाइनो ग्रुप को ले लेना है अपने साथ, ठीक है, और खुद पायरिडॉक्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अमाइनो ग्रुप इसके साथ लग जाएगा, NH2 ग्रुप इसके साथ लग जाएगा और इस तरह से जो हमारे पास कीटो एसिड है वो अलग हो जाएगा। ये हमारे पास पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 की, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास एक स्किफ बेस के तौर पे काम करेगा, यानी खुद अमाइनो ग्रुप ले लेगा, NH2 ले लेगा और हमारे पास कीटो एसिड जो है वो रिलीज कर देगा। और ये कीटो एसिड फिर जो है वो हमारे पास टीसीए साइकिल के अंदर जाएगा और इस तरह से एनर्जी जनरेट करेगा। द नेक्स्ट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होंगे कि हमारे पास ये कोएंजाइम के तौर पे काम करेगा, डीकार्बोक्सिलेजेस। पीएलपी जो है अगेन डीकार्बोक्सिलेजेस के लिए कोएंजाइम के तौर पे काम करेगा।
ठीक है। और इस तरह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन अपने कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सीरोटोनिन है, जो ट्रिप्टोफैन के जो है ना वो डीकार्बोक्सिलेशन के रिजल्ट से हमारे पास बनेगा। ये किसके अंदर जाएगा, इसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो है ना वो बनेगा, अपने कोरस्पॉन्डिंग अमाइन के अंदर चला गया। नेक्स्ट इज हिस्टामिन, ठीक है, कि हमारे पास हिस्टिडीन जो है वो किस में जाएगा, पीएलपी डिपेंडेंट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएगा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के कैटालाइसिस से, और हिस्टामिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हिस्टामिन है वो वेजोडाइलेटर के तौर पे काम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर भी काम करता है। द नेक्स्ट इज द ग्लूटामेट, ठीक है, कि जो ग्लूटामेट है उसकी पीएलपी डिपेंडेंट डीकार्बोक्सिलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज, और उसको जो है वो गाबा के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब गाबा जो है वो नर्व ट्रांसमिशन की इनहिबिशन के तौर पे जो है वो काम करता है। सेम केस कि हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कैटेकोल अमीन्स में भी क्या होती है कि हमारे पास जो है वो टायरोसिन जो है वो हमारे पास क्या होती है, उसके मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, और ये भी पीएलपी जो है वो क्या है डिपेंडेंट है। और ये किस जो कैटेकोलामिन्स हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं, मेटाबॉलिक एंड नर्वस रेगुलेशन में यूज़ होंगे। अब आप खुद देख लें कि इसके अंदर डोपामिन है, नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है। तो हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास हिस्टिडीन था, ये ग्लूटामेट आ गया और ये टायरोसिन आ गया। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन के बाद अपने कोरस्पॉन्डिंग अमाइंस के अंदर जा रहे थे, जो डिफरेंट बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज डी अमाइनेशन, कि हमने क्या करना है, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करा देना है, ठीक है। ये किस तरह से होगा, इसी तरह से डी अमाइनेजेस जो एंजाइम्स होंगे वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, या वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कराने के, या इस रिएक्शन की जो है वो क्या कराएंगे, प्रोसीड कराने में हेल्प कराएंगे। डी अमाइनेजेस हो गया, इन एंजाइम्स के को एंजाइम्स के जो को एंजाइम्स होंगे वो पीएलपी होंगे, यानी डी अमाइनेज एंजाइम है जिसका को एंजाइम जो है जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होगा वो पीएलपी है, और इसका रिएक्शन क्या है कि इसने नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन करानी है OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड की, फॉर एग्जांपल द सीरीन एंड थ्रियोनिन। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पीएलपी डिपेंडेंट एक जो है वो रिएक्शन है जिसमें सीरीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट के अंदर, और अमोनिया जो है वो रिलीज कर गया, डी अमाइनेशन हो गई है। सेम विद द थ्रियोनिन के हमारे पास पीएलपी डिपेंडेंट जो है वो क्या है कि ये रिएक्शन है, ठीक है, और ये थ्रियोनिन जो है वो अल्फा कीटोब्यूटारेट के अंदर कन्वर्ट हो गया और अमोनिया जो है वो रिलीज कर गया। दीज आर द डी अमाइनेशन रिएक्शंस। अगला जो फंक्शन है वो नियासिन की सिंथेसिस है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो नियासिन है उसकी एक्टिव फॉर्म्स जो हैं वो क्या क्या हैं, विटामिन B3 की एक्टिव फॉर्म NAD+ और NADP+ होते हैं, और इसकी सिंथेसिस जो है वो ट्रिप्टोफैन से भी हमने पढ़ी थी। तो जो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट उसकी सिंथेसिस है वो पीएलपी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जो एंजाइम है वो हमारे पास काइनेसिस हैं जो कि पीएलपी डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी नियासिन की जब आपने सिंथेसिस करानी है ट्रिप्टोफैन से तो उसके लिए हमारे पास पीएलपी जो है वो यूज़ हो रहा है, तो ये इसका एक बायोकेमिकल फंक्शन है। इसके अलावा ये हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांससल्फरेशन प्रोसेस अभी हम पढ़ कर आए थे कि क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा सल्फर ग्रुप को, किस तरह से कि हमारे पास जो सिंथेसिस होगी सिस्टीन की, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, वो होमोसिस्टीन से होगी टू द सीरीन, और इसका जो एंजाइम होगा वो हमारे पास क्या है, सिस्टर थ्रियोनिन सिंथेज। इस एंजाइम का जो को एंजाइम है वो पीएलपी है। इस एंजाइम ने क्या करना है, होमोसिस्टीन से किस में जाना है, सीरीन के अंदर, और ये स्टेप है सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन का, जो कि एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है।
अब हमारे पास जो एक एंजाइम है जिसको हम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कह रहे हैं, जो कि ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये एंजाइम जो है ये भी क्या करता है, PLP डिपेंडेंट है और ये कोवेलेंटली बाउंड करता है विद दैट ऑफ द लाइसिन रेजिड्यू, और इस तरह से फॉस्फोराइलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है बाय द PLP। PLP जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम द इंटेस्टाइन के लिए भी ज़रूरी है, और एडिक्वेट इंटेक ऑफ B6 इज़ यूजफुल टू प्रिवेंट द हाइपर ऑक्सिलेरिया एंड द यूरिनरी स्टोन्स, यानी यूरिनरी स्टोन्स और इस कंडीशन हाइपर ऑक्सिलेरिया कंडीशन को भी जो है वो प्रिवेंट करता है। ये था हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास एक तो वो ट्रांसअमाइनेशन के तौर पे काम करता है कि हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्ले विद द अमाइनो ग्रुप, ठीक है, कि अमाइनो ग्रुप को खुद ले लेता है और कीटो एसिड को रिलीज़ कर देता है। डीकार्बोक्सिलेटिव उसके रिएक्शंस देखे हमने, डी अमाइनेटिव रिएक्शंस देखे कि डी अमाइनेशन कराता है। इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या करा रहा था, सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन B3 में काम कर रहा था। इसके साथ साथ ये ट्रांससल्फरेशन प्रोसेसेस में भी काम कर रहा था। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन के लिए ज़रूरी था और हमारे पास यूरिनरी स्टोन्स की फॉर्मेशन से प्रिवेंट कर रहा था। दीज आर सम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब हम इसके सोर्सेज पढ़ेंगे। अगर हम इसके एनिमल सोर्सेज देखें तो एग यॉक, फिश, मिल्क, मीट, ये हमारे पास रिच सोर्सेज हैं विटामिन B6 के, और इसके साथ साथ हमारे पास कॉर्न वगैरह और ये सारी जो हैं ये एक गुड वेजिटेबल सोर्सेज हैं, रूट्स, ट्यूबर्स वगैरह गुड वेजिटेबल सोर्सेज हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी वगैरह, और अगर डेफिशिएंसी सीवियर हो जाए तो फिर हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस वगैरह आती हैं और पेरिफेरल न्यूरोपैथी आती है। अगर तो हम ये देखें कि हमारे पास बच्चों के अंदर जो है ना वो क्या होता है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से गाबा की सिंथेसिस जो होगी वो कम हो जाएगी। गाबा के रिड्यूस होने की वजह से हमारे पास कन्वर्जन्स आना शुरू हो जाते हैं और उसको हम एपिलेप्टिक कंडीशन बोलते हैं, और ये बच्चों के अंदर जो है वो सीवियर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास पायरिडॉक्सिन रिस्पॉन्सिव अमोनिया होता है कि पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है और हमारे पास हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया आना शुरू हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ द नियासिन कोएंजाइम्स फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन इज इम्पेयर्ड, ठीक है, कि हमने भी देखा कि हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन को यूज़ करते हुए NAD+ और NADP+ बन रहे थे, तो वो अगर आपकी प्रॉपर नहीं हो रही तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास ट्रिप्टोफैन का जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास ज़ैंथोरिनिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा। अब वो इस एसिड का कंटेंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस एसिड की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और ये यूरिन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास एक रिलायबल इंडेक्स है फॉर द विटामिन B6 डेफिशिएंसी। यानी अगर यूरिन के अंदर आपका ये एसिड जो है वो उसकी क्वांटिटी एक नॉर्मल लेवल से बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये हमारे पास क्या होगी, इंडिकेशन होगी कि विटामिन B6 की जो है वो डेफिशिएंसी आ रही है। यहाँ पे हमारा विटामिन का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड डाइट को, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स को। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है कि एक डाइट हमारे पास उस टाइम बैलेंस्ड डाइट कहलाती है जब वो अपने अंदर सारी फूड की क्वांटिटीज़ का एक प्रोपोर्शनेट जो है वो रखे हुए होता है, एक मुनासिब मिकदार रखे हुए होता है, जो कि डिफरेंट बेसिक फूड ग्रुप से ली हुई होती हैं। यानी अभी हम फूड ग्रुप पढ़ेंगे कि हमारे पास एक दिन के अंदर एक हेल्दी इंडिविजुअल को कितने कार्ब्स लेने चाहिए, कितनी प्रोटीन्स लेनी चाहिए, ताकि उसकी बॉडी की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। दिस इज़ द बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस्ड डाइट क्या है कि हमारे पास की वो डाइट है जिसके अंदर फूड सारे जो बेसिक फूड ग्रुप्स हैं या अब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो बॉडी टू बॉडी चेंज करेगी, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक इंडिविजुअल की जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हैं वो जब पूरी हो रही होंगी तो डाइट के थ्रू उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं।
प्रीवियसली जो बेसिक फूड ग्रुप्स थे उसको 7 ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ था, लेकिन अब हम उसको 4 बेसिक ग्रुप्स के अंदर रखते हैं. दीज 4 बेसिक ग्रुप्स आर मिल्क ग्रुप, मीट ग्रुप, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप्स, सीरियल ग्रुप्स. जो मिल्क ग्रुप है उसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगी. मीट ग्रुप के अंदर हमारे पास मीट, फिश, एग्स वगैरह आ जाएंगी. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अलग ग्रुप में रखे गए हैं. और सीरियल ग्रुप्स के अंदर हमारे पास राइस, व्हीट वगैरह रखे हुए हैं. दीज आर द 4 बेसिक ग्रुप्स. हमारे पास वो डाइट जो इन सब चारों बेसिक ग्रुप्स में से हर जो न्यूट्रिएंट होगा उसका इक्वल या रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनेट रखे हुए होगी, तो वो हमारे पास बैलेंस्ड डाइट होगी. अब जो बैलेंस्ड डाइट की कंपोजिशन है वो हाईली वेरिएबल होती है कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. ठीक है, इकोनॉमिक सोर्सेज भी इसमें आ जाएंगे, सोशल एंड कल्चरल हैबिट्स भी आ जाएंगे. कि जैसे आप लोगों ने देखा हो कि हमारे पास श्रीलंका और बांग्लादेश के लोग ज़्यादा जो है वो फ़िश या राइस पे डिपेंड कर रहे होते हैं. दीज आर सम ऑफ द कल्चरल, सोशल, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी बैलेंस्ड डाइट की कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं. फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अब हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट क्या है. सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है कि आपकी बॉडी को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास, आपने देखा था कि हमारे पास किस तरह से वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था. तो आपको एनर्जी प्रोडक्शन से सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. दूसरा जो है वो हमारे पास क्या आता है कि अगर आप डाइट में पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड ले रहे हो तो पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो है वो बॉडी नहीं यूज़ करती. इसको पहले डिग्रेड किया जाता है इनटू द मोनोसेकेराइड्स. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के अंदर किया जाता है डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, और फिर उस मोनोसेकेराइड को जो है अब्जॉर्ब किया जाता है और बॉडी का जो है वो हिस्सा बनाया जाता है. अगर तो ये पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स, ये नॉर्मल प्रोसेस था कि पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड डाइट के अंदर होते हैं और वो क्या किए जाते हैं, तोड़े जाते हैं अपने उस फॉर्म के अंदर जिसको बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, दैट इज़ मोनोसेकेराइड्स सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर. अब अगर तो ये प्रॉपर जो है वो अब अगर तो ये प्रॉपर डिग्रेड नहीं हुआ तो फिर क्या होंगे कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे और इस तरह से इसको बॉडी जो है इसको फॉरेन बॉडी के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट करेगी और ये चीफली जो है वो एक्सक्रीट किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ किडनीज. यानी पॉलीसेकेराइड फॉर्म या डाइसेकेराइड फॉर्म बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है. अगर आप अनड्यू रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी आप कार्बोहाइड्रेट जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो नहीं ले रहे, तो उसके रिज़ल्ट में फ़ैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो है वो शुरू हो जाता है. यानी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए. आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे जो कि एनर्जी सोर्स है, तो फिर बॉडी आपके फ़ैट और प्रोटीन को यूज़ करेगी टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब फैट मेटाबॉलिज्म से क्या होगा कि फ़ैट जहाँ जहाँ डिपॉजिट होगा, जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं वहाँ से जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा और फैट के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कीटोजेनेसिस होती है, यानी कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस होती है. ठीक है, और एक बॉडी के अंदर कीटोसिस जो है ना वो कंडीशन इंड्यूस हो जाती है कि ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं. ये फैट ऑफ मेटाबॉलिज्म की रिज़ल्ट की वजह से, क्योंकि आप प्रॉपर जो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड है आप वो नहीं ले रहे. इसके साथ साथ जो हमारे पास प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है वो भी शुरू हो जाता है. ठीक है, और उसने कहा कि वो हमारे पास अपेरेंटली ऑफ अ स्पेसिफिक नेचर होता है, नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर सब्सटेंसेस लाइक फैट, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल्स वगैरह. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यानी क्या होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो फिर प्रोटीन जो कि आपका बेसिक आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपका स्केलेटल मसल बना रही है, ठीक है, मस्कुलेचर बना रही है, तो फिर आपका वहाँ से जो है वो प्रोटीन यूज़ होनी शुरू हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कि हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट में रिड्यूस द प्रोटीन रिक्वायरमेंट. ठीक है,
ये किस वजह से हो सकती हैं कि आप अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसने कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की एडिक्वेट अमाउंट है डाइट के अंदर, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कम कर सकती है। किस तरह से कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं कार्बन स्केलेटन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स थ्रू ट्रांसअमाइनेशन, कि बॉडी को तो अमाइनो एसिड्स चाहिए हैं जो उसने खुद बॉडी ने सिंथेसाइज करना है। उन अमाइनो एसिड्स के लिए जो कार्बन है वो प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो गई है। या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट नीड रिड्यूस फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट कम हो गई है। क्यों? अब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस देख कर आए थे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमारे पास क्या हुई थी कि अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हुई थी फ्रॉम द आपके अमाइनो एसिड, ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई थी फ्रॉम यूजिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो फिर हमारे पास इस तरह से प्रोटीन की स्पेयरिंग हो रही है। बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कैटेबलाइज्ड फॉर द एनर्जी एंड स्पेयर द प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है कि आप कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो हैं वो एक प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो और बॉडी जो है उसको कैटेलाइज कर रही है एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो स्पेयर हो जाएगी फॉर दिस पर्पस। एनर्जी एक्सट्रैक्शन नहीं होगी प्रोटीन से। अब है एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन प्लाज्मा लिपिड्स, कि कार्बोहाइड्रेट का प्लाज्मा लिपिड के ऊपर क्या फ़र्क है। अगर तो आप लो टू मॉडरेट कार्ब डाइट से जा रहे हो हाई कार्ब डाइट के ऊपर, तो फिर हमारे पास राइज इन प्लाज्मा टोटल ग्लूकोज एंड VLD बढ़ जाता है। ठीक है, आप हाई कार्ब डाइट के ऊपर चले गए तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और वेरी लो डेंसिटी जो लिपिड्स हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये दो चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर हमारे पास इसके साथ साथ क्या होगा, टेम्परेरी रिडक्शन होगी ब्लड कोलेस्ट्रॉल के अंदर, लिपोजेनेसिस बढ़ जाएगी फ्रॉम द फ्रुक्टोज जब आप हाई कार्ब डाइट लोगे। विटामिन बी के साथ इसका क्या, विटामिन बी के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास जो रिच कार्ब्स डाइट होंगी उसके साथ साथ आपको विटामिन बी की भी जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास थायमिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बिकॉज ऑफ एसेंशियल रोल ऑफ दीज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विटामिन बी भी बढ़ जाएगा कार्बोहाइड्रेट बढ़ने के साथ, क्योंकि विटामिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ सेलुलोज क्या है कि सेलुलोज जो है वो हमारे पास क्या है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म है, प्लांट्स के अंदर होती है। ह्यूमंस जो होते हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जो इस बीटा लिंकेज को ब्रेक कर सके। अगला हमारे पास है एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट। के अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डाइट में कार्ब्स ले रहे हो तो फिर क्या होगा। बच्चों के अंदर ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है जो कि लीड करती हैं इरिटेशन इंड्यूस्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। जब कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा तो बैक्टीरियल जो है वो एक्टिविटी बढ़ जाएगी और जब बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो फिर हमारे पास उसकी फर्मेंटेशन है एक्टिविटी। ठीक है, और इस तरह से जो GIT के अंदर है इरिटेशन जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप एक्सेसिव ले रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के ऊपर हमने देखा कि अगर हम उसको कंटिन्यूसली जो है वो गैलेक्टोज दे रहे हैं, सुपर टॉलरेंस अमाउंट से ऊपर चली गई है, उसकी एक टॉलरेंस लेवल से ऊपर चली गई है गैलेक्टोज की अमाउंट, तो फिर कैटरेक्ट हो रहा है उन एनिमल्स के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हमारे पास इसी तरह का फिनोमेना जो है वो देखने को मिला है, पर्टिकुलरली बच्चों के अंदर, उन बच्चों के अंदर जिनकी हेपेटिक फंक्शनल इम्पेयरमेंट है। अब हेपेटिक फंक्शनल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है कि उसका जो लीवर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। लीवर के अंदर गैलेक्टोज की कन्वर्जन होनी थी ग्लूकोज के अंदर। अब जब वो उसका फंक्शन इम्पेयर है तो इट मीन्स गैलेक्टोज जो है वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता टू द ग्लूकोज, और इस तरह से गैलेक्टोज का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और ये कंडीशन लीड कर रही है टू द कैटरेक्ट।
अब ये भी नोट किया गया कि हमारे पास कैटरेक्ट का इंसिडेंस बढ़ता है रिलेटिवली हाई ऑल्सो इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस के अनकंट्रोल्ड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी हमारे पास जो कैटरेक्ट के होने के चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। वो भी इसी वजह से कि हमारे पास ग्लूकोज का जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है गैलेक्टोज का वो प्रॉपर नहीं हो रहा और उसकी क्वांटिटी जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ी है। अगला हमारे पास है ग्लाइसेमिक इंडेक्शन GI इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती रहती है, ठीक है, फ्लक्चुएट होती रहती है जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लेते रहते हो। तो इस क्वांटिटेटिव डिफरेंस को जो है वो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये इट कैन बी डिफाइंड एज द एरिया अंडर द ब्लड ग्लूकोज कर्व आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड compared with the area under the blood glucose curve after taking the same amount of carbohydrates as glucose। यानी हमने क्या किया कि हमारे जो GI इंडेक्स है उस एक कर्व के बीच में जो एरिया बनेगा वो हमारे पास क्या होगा कि फूड को इंजेस्ट करने के बाद कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है। अब आपको पता है कि हमारे पास जब आप हाई कार्ब डाइट लोगे, वैसे भी डाइट लोगे तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उस ग्लूकोज को यूज़ करेगी और उस ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप डाइट कार्ब्स लोगे और कार्बोहाइड्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो ये जो इंजेक्शन के बाद ग्लूकोज का जो लेवल का बढ़ना है जब आप इसको कंपेयर करोगे विद द एरिया, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो फिर ये हमारे पास क्या, इसको हम क्या बोलेंगे GI इंडेक्स। इन सिंपल वर्ड्स के आप जब डाइट लेते हो, ठीक है, कोई सी भी आप खाना खाते हो तो उसके बाद जो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल का बढ़ना है वो क्या होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फॉर एग्जांपल आपकी डाइट से पहले जो है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो था वो 30 था, ठीक है। आपने डाइट ली, उसके बाद ये चला गया 90 तक, तो ये जो राइज हो रहा है दिस विल बी द ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट फूड, कि इस फूड के कंटेंट के अंदर हमारे पास इतना जो है ना वो ग्लूकोज का नंबर था। इन अदर सिंपल वर्ड्स, अब जो आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगी उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो लोअर होगा देन दैट ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस में आई हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो टूटेंगी और फिर वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर आएंगी जो कि बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, मोनोसेक्राइड्स की फॉर्म के अंदर आएंगी। तो इस वजह से जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो GI होगा वो कम होगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होगा वो तो बॉडी के लिए रेडीली अवेलेबल हो जाएगा और बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, तो GI इंडेक्स उनका ज़्यादा होगा। जो स्टार्च वगैरह हैं, ये जो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह हैं, उनकी जो है वो डिग्रेडेशन स्लो होगी, उसको आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा जाएगा और फिर वो जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा बॉडी को। इस वजह से उसका जो GI इंडेक्स का रेट होगा वो कम होगा, स्लो होगा। ये यही बात लिखी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ वो कहता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का GI इंडेक्स जो है वो यूजुअली कम होता है जब वो कंबाइन की जाती है विद द प्रोटीन, फैट और द फाइबर्स के साथ। जब वो कनेक्ट हो जाएगी, फाइबर्स के साथ जुड़े हुए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स के साथ जुड़े हुए होंगे, कार्ब्स या प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होंगे, तो फिर बॉडी को वो इस तरह से अवेलेबल नहीं होंगे और आपकी GI जो है वो हमारे पास मतलब कम होगी, बॉडी को जो अवेलेबल फॉर्म है ग्लूकोज की वो नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि एरिया अंडर द ब्लड ग्लूकोज कर्व, के ब्लड ग्लूकोज कर्व के अंदर कितना एरिया आया आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द फूड डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, एक वो डाइट है जिसके अंदर ब्लड के ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। अब आपने एक डाइट ली, उसने इस लेवल तक आपके ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ा दिया आफ्टर 2 आवर्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ द फूड, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स या इतना लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो उस डाइट ने प्रोवाइड किया था। अब ये हमारे पास कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जो कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा ग्लूकोज 100% होगी, ठीक है, यानी ये ऑब्वियसली 100% जो है वो
है ही ग्लूकोज, तो बॉडी को फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। कैरेट्स के अंदर 90 to 95% है। ब्रेड और राइस के अंदर हमारे पास 70 to 80% है। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जिसका उसने ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताया हुआ है। सबसे कम सोयाबीन्स के अंदर है 15 to 20 आपका वो ऐड करती है कर्व के अंदर। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी फूड्स हैं जिसके अंदर नेचुरली कार्बोहाइड्रेट पड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल शुगर जिसके अंदर 99% कार्ब्स हैं, सीरियल्स 60 to 80% कार्ब्स हैं, पल्सेस में 50 to 60% हैं, रूट्स और ट्यूबर्स वगैरह में 20 to 40% है, ब्रेड के अंदर 50 to 60% कार्ब्स पड़े हुए हैं। ये थे डाइटरी सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं समझ आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना और इसको तैयार कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।